उसी एक्सप्रेसवे पे 10 अगस्त 2017 को मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट होता है और टाइम पे एम्बुलेंस नहीं आता है। करीब करीब 6-7 घंटे वहीं पे पड़े रहने के बाद वो कोमा में चले जाते हैं और उस दिन के बाद से हमारी एक दुनिया ही उजड़ जाती है, बदल जाती है। और एक पीड़ित होने के नाते मैं पिछले अगले 2 साल तक यही सोचता रहा कि ये क्या हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। 150 करोड़ की आबादी में भगवान ने मुझे ही क्यों चुना जब सब कुछ सही चल रहा था, अच्छे पैकेज पे था, मैं दिल्ली नोएडा की लाइफ जी रहा था, जिंदगी से बड़े एस्पिरेशन थे। इस देश में अगर सबसे अच्छा कोई डॉक्टर अगर मिलेगा आपको तो बिहार ही मिलेगा, सबसे अच्छा पत्रकार मिलेगा तो बिहार का ही होगा। इस देश के जो सबसे अच्छे शीर्ष के जो लोग हैं, ये जितने भी आईएएस लोग हैं जो नेताओं के साथ रहते हैं वो बिहार के ही हैं, फिर भी बिहार नहीं बदल पाया। आप जरा सोचिए बिहार की सूरत कैसे बदलेगी। सबको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, बच्चा खिचड़ी खा के जा रहा है, फिर भी इन नेताओं का आंख क्यों नहीं खुलता है। एक प्रशांत किशोर है जिनको समझ में आया कि भैया बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही होना चाहिए, उससे पहले भी तो इतने नेता हैं जी। आज आप बताइए कि माननीय सांसद जी पिछले 10 साल से सांसद हैं, भिलाई गांव को गोद लिए हैं, उसकी दुर्दशा क्या छुपी है आपसे। मेरे कई साथी ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूएसए में हैं, वेल सेटल्ड हैं, जहाँ से हमने पढ़ाई की थी, जहाँ से हमने स्कूलिंग साथ किया था। पर मुझे लगता है कि ईश्वर ने मेरा जन्म इसी काम के लिए दिया ही है। इस हर किसी को ईश्वर एक ने खास काम की जिम्मेदारी दी है। संघर्ष तो होता है, क्षेत्र में मैं जाता हूँ, लोगों के बीच देखता हूँ, लोगों के जीवन को देखता हूँ, ऐसा लगता है कि अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है। आप देखिए हम बिहार के लोग अगर दिल्ली से कंपेयर करें तो 100 साल पीछे चल रहे हैं और मुझे ही चुना गया है। मैं ही अर्जुन बना के भेजा गया हूँ कि तुम्हें लड़ना होगा। मेरे लिए बहुत कठिनाई है। अगर मेरे स्टेज पे आप देखिएगा, आपका पूरा जीवन आप बेहतर कर सकते हैं अपने माध्यम से, लेकिन जब इन सड़कों पे चलेंगे और कोई आपको ठोक के चला जाएगा तो कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। इस देश में प्रतिदिन 150 आदमी जो सुबह अपने घर से निकलता है काम के लिए, वो लौट के कभी घर नहीं आता। कायदे से अगर आप पढ़िएगा, पुस्तिका पढ़िएगा रोड सेफ्टी का, तो हर 50 से 100 किलोमीटर पे एक ट्रॉमा सेंटर देना है। बेसिक लेवल का ट्रॉमा सेंटर कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो 40-50 किलोमीटर के रेडियस में उसका जान बचाने की व्यवस्था हो, पर कोई बात ही नहीं करता है। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के चहेते जन सुराज के युवा चेहरा शशांक शेखर जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे शशांक शेखर जी के जर्नी को लेकर के, इनके जीवनी को लेकर के, जन सुराज से ये कैसे जुड़े, जन सुराज से इनका जुड़ाव कैसे हुआ। सबसे पहले शशांक जी स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। आपके केआर मीडिया बिहार के दर्शकों को मेरा प्रणाम है। चलिए शशांक जी, आपके बारे में हमने पता किया तो पता चला कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हुआ करते थे, बाद में आपने एमबीए किया, बिजनेस का पढ़ाई आपने किया। तो आखिर बिजनेस की पढ़ाई करने वाला एक छात्र पॉलिटिक्स में कैसे आ गया, राजनीति से कैसे जुड़ा, क्या जर्नी है इसकी? देखिए ये घटना है 10 अगस्त 2017 की। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे इस देश का सबसे कीमती एक्सप्रेसवे बनाया गया था पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे यूपी के अखिलेश यादव जी के द्वारा। आप लोगों ने सुना होगा कि जब उसका उद्घाटन हुआ था तो उस पर चार्टर्ड फाइटर प्लेन को भी उतारा गया था, पूरा देश ने देखा था। उसी एक्सप्रेसवे पे 10 अगस्त 2017 को मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट होता है और टाइम पे एम्बुलेंस नहीं आता है। करीब करीब 6-7 घंटे वहीं पे पड़े रहने के बाद वो कोमा में चले जाते हैं और उस दिन के बाद से हमारी एक दुनिया ही उजड़ जाती है, बदल जाती है। और एक पीड़ित होने के नाते मैं पिछले अगले 2 साल तक यही सोचता रहा कि ये क्या हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। 150 करोड़ की आबादी में भगवान ने मुझे ही क्यों चुना जब सब कुछ सही चल रहा था, अच्छे पैकेज पे था, मैं दिल्ली नोएडा की लाइफ जी रहा था, जिंदगी से बड़े एस्पिरेशन थे। क्या कर रहे थे दिल्ली में, किस जॉब में? दिल्ली में मैं एयरटेल कंपनी में जॉब कर रहा था, एक अच्छा खासा पैकेज था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था लाइफ में। और इस घटना ने जीवन को झकझोर दिया और वहाँ से शुरू होता है एक खुद से खुद का एक विद्रोह। किस देश में हम जीते हैं? आप 10 करोड़ का घर बना सकते हो, आप ऑडी में घूम सकते हो, आप BMW में घूम सकते हो, लेकिन आप अपने घर के बाहर एम्बुलेंस नहीं रख सकते। आपका पूरा जीवन आप बेहतर कर सकते हैं अपने माध्यम से, लेकिन जब इन सड़कों पे चलेंगे और कोई आपको ठोक के चला जाएगा तो कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। इस देश में बड़े बड़े दावे होते हैं कि इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, रोड का नेटवर्क ऐसा बना दिया गया। मैं भी मानता हूँ पिछले 10 साल से इस देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा प्रतिदिन 150 आदमी जो सुबह अपने घर से निकलता है काम के लिए, वो लौट के कभी घर नहीं आता।
सड़क दुर्घटना एक ऐसा हैवान है कि साल में 3 लाख मासूम जिंदगियां छीन ले रहा है। मतलब एक रक्सौल विधानसभा की जिंदगी खत्म हो जा रही है। और इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, टोल टैक्स बनाया जा रहा है, कहीं आपको दिखता है? कायदे से अगर आप पढ़िएगा, पुस्तिका पढ़िएगा रोड सेफ्टी का, तो हर 50 से 100 किलोमीटर पे एक ट्रॉमा सेंटर देना है। बेसिक लेवल का ट्रॉमा सेंटर कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो 40-50 किलोमीटर के रेडियस में उसका जान बचाने की व्यवस्था हो, पर कोई बात ही नहीं करता है। उसके बाद से मैंने एक रोड विक्टिम फाउंडेशन नाम की संस्था शुरू की। इस संस्था के माध्यम से हमने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने के लिए काम करने लगे। अभी भी बिहार में आप देखते होंगे आए दिन 10-15 एक्सीडेंट होता है। लोगों को ये जानकारी नहीं है कि मुआवजा कैसे मिलेगा मर जाने के बाद। अगर आप विकलांग हो जाते हैं तो आपकी दुनिया कंप्लीट बदल गई। फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप रह रहे हैं, घर में 10 सीढ़ी है और विकलांग हो, अगर चलने में असक्षम है तो अपने घर में आप नहीं जा पाएंगे। तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है परिवार वालों को। तो उस दिन से ये प्रेरणा मिली कि मुझे कुछ तो करना होगा। मेरे कई साथी ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूएसए में हैं, वेल सेटल्ड हैं, जहाँ से हमने पढ़ाई की थी, जहाँ से हमने स्कूलिंग साथ किया था। पर मुझे लगता है कि ईश्वर ने मेरा जन्म इसी काम के लिए दिया ही है। हर किसी को ईश्वर ने एक खास काम की जिम्मेदारी दी है। संघर्ष तो होता है। क्षेत्र में मैं जाता हूँ, लोगों के बीच देखता हूँ, लोगों के जीवन को देखता हूँ, ऐसा लगता है कि अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है। आप देखिए, हम बिहार के लोग अगर दिल्ली से कंपेयर करें तो 100 साल पीछे चल रहे हैं। बिहार के लोग 100 साल पीछे चल रहे हैं। न शिक्षा की व्यवस्था है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, न एक अच्छा माहौल है, न इंडस्ट्री है। सबसे बड़ा संकट तो अभी जल संकट गहराया है। आप सोचिए, आप पैसा कमा लीजिएगा, खाते में 10 करोड़ होगा, लेकिन टंकी में 1000 लीटर पानी नहीं हो तो जीवन क्या होगा। और इन तमाम चीज़ें के बावजूद भी सरकार का कान नहीं खड़ा हो रहा है कि हम इस पे प्रयास क्या करें। सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? विवाह भवन बनवाया जा रहा है 40-40 अरब लगा के। सोख्ता नहीं बनवाया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियों को हम पानी कैसे देंगे। आप जरा सोचिए, जितने भी गलत लोग हैं उस कुर्सी पे बैठे हुए, उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। एक आम आदमी का बच्चा किस हाल में जी रहा है? आपने कभी सुना है कि कुंभ के भगदड़ में ये नेता का बेटा मर जाता है, या कोई भी ऐसा आपातकालीन काम, जो चीज अचानक से कोई दुर्घटना होती है, कोई वीआईपी मोमेंट होता है, तो कुछ इस प्रकार के जो उसको भी झेलना है, आम आदमी को झेलना है। इस देश में 200 करोड़ की आबादी, 180 करोड़ की आबादी, हर दिन अगर मरी जा रहे हैं लोग तो क्या फर्क पड़ रहा है? ये स्थिति है समाज की। हर जान कीमती है। वो हर माँ का लाल उस माँ के लिए सब कुछ है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या वो माँ अपने बच्चे को कहीं से भीख मांग के खिलाती हो। हर जिंदगी की कीमत है। लेकिन इस देश में, इस राज्य में गरीब और गरीब होता जा रहा है, और चंद लोग हैं जो अपने आप को बहुत अमीर बना रहे हैं। नहीं, अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि ज़िंदगी को लेकर के कि हर किसी की ज़िंदगी कीमती है। तो वाकई में ज़िंदगी कीमती है। आपके भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे की चर्चा कर रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद कैसे बदलाव हुआ? आप पॉलिटिक्स से कैसे जुड़ गए? एक्सीडेंट के बाद पॉलिटिक्स से जुड़ना कैसे हुआ? थोड़ा इसको आप देखिए, डिफाइन करके बताइए। उनका एक्सीडेंट हुआ और करीब करीब वो 6 महीने कोमा में रहे, करोड़ रुपए खर्च हुए। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि लोगों ने मुझे सहयोग किया, कोई 10 रुपए से, कोई 100 रुपए से, कोई 1000 रुपए से। तो मुझे ये एहसास आया कि समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो, अगर लोगों का साथ हो तो पार पाया जा सकता है। जब मैंने एनजीओ खोला तो मैंने पाया कि एनजीओ क्या है? एनजीओ एक ब्रिज है। ये जनता है और ये सरकार है। इस सरकार और जनता के बीच जुड़ने का एक ब्रिज है। एनजीओ रिपोर्ट बना के सरकार को देता है कि फलना सेगमेंट में सरकार को ये पॉलिसी लानी होगी। पॉलिसी मेकर तो सरकार है। ये जितनी भी पॉलिसी बन रही है वो तो सरकार के माध्यम से बन रही है, लेकिन पॉलिसी बनाने वाले एनजीओ के लोग होते हैं जो सरकार के आंखों में रोशनी डालते हैं कि आपको इस काम पे काम करना होगा। तो मुझे समझ में आया कि जब तक हम पॉलिसी मेकर नहीं बनेंगे, आज आप बताइए कि माननीय सांसद जी पिछले 10 साल से सांसद हैं, भिलाई गांव को गोद लिए हैं, उसकी दुर्दशा क्या छुपी है आपसे? तो जो अगर पॉलिसी मेकर जो लोग हैं, वो लोग अगर ईमानदार हों, पढ़े लिखे हों और समाज के प्रति उनकी सेवा भावना दिल से हो, कुछ भी तो नहीं है। आज अगर सबको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, बच्चा खिचड़ी खा के जा रहा है, फिर भी इन नेताओं का आंख क्यों नहीं खुलता है? वो प्रशांत किशोर है जिनको समझ में आया कि भैया बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही होना चाहिए। उससे पहले भी तो इतने नेता हैं जी। इन लोगों को नहीं समझ में आता है कि सिर्फ अपना ही भला हो, अपना ही पेट भरे। मांझी जी को चिंता है कि हमको 2 सीट कैसे मिले, 2 रोटी कैसे हम खा लें ज्यादा। क्या उनको चिंता है अपने समाज की किस हाल में जी रहे हैं? हम लोग तो जमीनी स्तर पे जाके देख रहे हैं लोगों को। सिस्टम से बड़ी नाराज हैं। सिस्टम से हम इसलिए नाराज है कि हम देख पा रहे हैं कि जो नाराजगी है जो सिस्टम के प्रति, इसको सही करने का रास्ता है। भाई साहब, आपके जो बड़े भाई साहब हैं,
वो अभी किस पोजीशन में? अभी वो क्या, अभी वो 100% विकलांग हो चुके हैं और सारा जिंदगी उनको सेवा करना है। तो आप समझिए कि सिस्टम ने हमारे जीवन को बदल दिया है और ये जीवन भर, मतलब वो जो जीवन अब है नहीं जो हमें मिला था ईश्वर के द्वारा, और मुझे ही चुना गया है। मैं ही अर्जुन बना के भेजा गया हूँ कि तुम्हें लड़ना होगा। मेरे लिए बहुत कठिनाई है। अगर मेरे स्टेज पे आप देखिएगा तो बहुत चैलेंज है जनता की सेवा करने का। यानी कि आपके भाई साहब का एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता तो आप भ्रष्ट सिस्टम को नहीं जानते, नहीं पहचानते, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ते, पॉलिटिक्स में नहीं आते। सही बात है। फिर क्या जरूरत था? फिर हर लड़का, आज देखिए बिहार के 40% लड़के अमेरिका में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, एक अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। उनको क्या मतलब है इस धूल से, इस कीचड़ से, इस गंदगी से? जो आगे बढ़ जाता है वो बढ़ जाता है। आप देखिए ना, इस देश में अगर सबसे अच्छा कोई डॉक्टर अगर मिलेगा आपको तो बिहार ही मिलेगा। सबसे अच्छा पत्रकार मिलेगा तो बिहार का ही होगा। इस देश के जो सबसे अच्छे शीर्ष के जो लोग हैं, ये जितने भी आईएएस लोग हैं जो नेताओं के साथ रहते हैं, वो बिहार के ही हैं। फिर भी बिहार नहीं बदल पाया। आप जरा सोचिए बिहार की सूरत कैसे बदलेगी। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए।